हेलो गाइस। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। भैरवी अभी भी लगातार बच्चों की तरह जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। भैरवी लगातार आर्यन को कोस भी रही थी, पर आर्यन बेचारा इस वक्त कर ही क्या सकता था। उसने प्यार से भैरवी से कहा, जान प्लीज अब शांत हो जाओ, एक बार डिलीवरी हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी है उतनी दे देना, अभी प्लीज तुम शांत हो जाओ। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने रोते हुए आर्यन से कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आप राक्षस हो और आपको मेरी तरह दर्द नहीं हो रहा है इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। अगली बार आप बेबी को अपनी टमी में रखना, इतना कहकर भैरवी जोर जोर से रोने लगी। भैरवी की बात सुनकर कॉरिडोर से गुजरने वाले सभी लोग जोर जोर से हंस रहे थे। आर्यन अब कर भी क्या सकता था, उसके पास ये नमूना ही अलग था। आर्यन ने किसी की परवाह नहीं की और भैरवी को लेकर सीधा डिलीवरी रूम में चला गया। उसने डॉक्टर को पहले ही फोन कर दिया था। जैसे ही आर्यन ने भैरवी को स्ट्रेचर पर लिटाया और बाहर जाने को हुआ, भैरवी ने चिल्लाकर कहा, आप कहाँ जा रहे हैं? आर्यन ने कहा, बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा इलाज होगा ना। भैरवी ने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, आपकी वजह से यह मेरी टमी में है और अब जब मेरी डिलीवरी की वक्त पर मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, आप कहीं नहीं जाओगे। इतना कहकर भैरवी ने रोते हुए आर्यन का हाथ पकड़ लिया। अब उसका रोना खत्म हो चुका था, पर फिर भी वह जोर जोर से चिल्लाकर आर्यन को डांट रही थी। ऑपरेशन रूम में मौजूद नर्स और डॉक्टर भैरवी का चिल्लाना देखकर हैरान थे कि कोई औरत इस वक्त जब उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा है फिर भी अपने पति से झगड़ना नहीं बंद कर रही है। डॉक्टर ने प्यार से भैरवी से कहा, मिसेज मल्होत्रा देखिए, अभी आपको पहले इंजेक्शन लगानी होगी। इतना कहकर डॉक्टर ने इंजेक्शन निकाली। इंजेक्शन को देखते ही भैरवी ने कसकर एक लात डॉक्टर के हाथ पर मार दी। भैरवी ने लात इतनी जोर से मारी थी कि आर्यन का हाथ उसके हाथ से छूट गया और बेचारा डॉक्टर इंजेक्शन के साथ साथ जमीन पर गिर गया और वह इंजेक्शन उसके हाथ में ही लग गया। डॉक्टर ने चीख कर कहा, मम्मी मर गया। डॉक्टर की हालत देखकर सब लोगों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया। वही भैरवी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंजेक्शन देने की? इतना कहकर भैरवी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे दर्द हो रहा है आर्यन, मुझे दर्द हो रहा है। आर्यन ने उसे समझाते हुए कहा, जान तो तुम्हें पहले इंजेक्शन ले लेना ही होगा। वही बेचारा डॉक्टर जमीन पर पड़ा दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि सुई उसके हाथ में लग गई थी। एक नर्स दौड़ते हुए उस डॉक्टर के पास आई और उसने डॉक्टर को उठाकर खड़ा किया। डॉक्टर ने सुई अपने हाथों से निकालकर भैरवी को घूरते हुए कहा, मैं इस पागल औरत की डिलीवरी नहीं करने वाला। इतना कहकर डॉक्टर बाहर जाने को ही हुआ कि आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को पागल औरत कहने की? आर्यन की गुस्से से भरी आवाज सुनकर डॉक्टर को ध्यान आया कि अभी अभी उसने आर्यन मल्होत्रा की बीवी को पागल कहा। उसने आर्यन की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूम रहा था। डॉक्टर ने अपनी थूक घटक कर कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, मुझे माफ कीजिए पर आपकी वाइफ एक साइको है। देखें, उन्होंने इस हालत में भी मुझे इतनी जोर से लात मारी है कि मेरी पूरी कमर टूट गई और मेरा हाथ भी देखिए यहाँ पर किस जगह पर इंजेक्शन लगी है। डॉक्टर के कहने पर आर्यन ने देखा डॉक्टर के बेचारे के हाथ के बीचों बीच इंजेक्शन लगी थी और अब वह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर आर्यन को थोड़ा बुरा लग रहा था, पर वह इस वक्त अपनी प्यारी बीवी के अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता था। उसने खुद को शांत किया और डॉक्टर की तरफ देखकर थोड़े शांत मगर कठोर लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम चुपचाप मेरी वाइफ की डिलीवरी करो। वही आर्यन को देखकर भैरवी जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए कहा, दर्द हो रहा है? आर्यन उसके बालों सहलाया। थोड़ी देर बाद पूरी फैमिली और मल्होत्रा फैमिली भी वहां आ चुकी थी। सिया ने उनको फोन कर दिया था। वसुधा जी और सीता जी दोनों अपने हाथों में माला लेकर भगवान का जाप कर रही थी। वही सभी लोग कॉरिडोर में टहल रहे थे। ऑपरेशन
रूम के अंदर आर्यन भैरवी का हाथ पकड़े हुए था और डॉक्टर भैरवी को पुश करने के लिए कह रही थी। वही आर्यन भी छोटे बच्चे की तरह घबराया हुआ था। उसने भैरवी का हाथ कसकर पकड़े हुए था। भैरवी ने चिल्लाकर डॉक्टर से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, जल्दी से बाहर निकालो। इतना कहकर भैरवी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। इतनी ज्यादा जोर से चीख रही थी कि उसके आसपास खड़े सभी नर्स डॉक्टर को वहां से भागने का दिल कर रहा था, पर वह चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते थे। वही आर्यन भैरवी को देखकर काफी ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि भैरवी हद से ज्यादा जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी और वह अपने पैर भी पटक रही थी। डॉक्टर और नर्स ने मिलकर कसकर उसके पैरों को पकड़े हुए थे। भैरवी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी। भैरवी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, जल्दी से इसे बाहर से बाहर निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। वहीं भैरवी की बात सुनकर डॉक्टर और नर्स काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि भैरवी बिल्कुल भी उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रही थी। ऊपर से इस हालत में जब लड़कियां दर्द में होती थी, भैरवी किसी पागलों की तरह उन सब पर चिल्ला रही थी। आज तक उन्होंने इतनी ज्यादा अजीब पेशेंट नहीं देखी थी। आखिर में डॉक्टर ने परेशान होकर भैरवी से कहा, मैम प्लीज आप पुश कीजिए। भैरवी ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मुझे दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम मुझे ही कह रही हो। इतना कहकर उसने आर्यन से कहा, देखा तुमने। आर्यन ने बस अपना सर हिला दिया। आर्यन को खुद समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। डॉक्टर ने लाचारी से अपना सर भैरवी से हटाकर आर्यन की तरफ की है और कहा, मिस्टर मल्होत्रा प्लीज आप इन्हें समझाए, इतना ज्यादा ना चिल्लाए और अपनी पूरी एनर्जी बेबी को पुश करने में लगाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं, वरना हमें इनका सिजेरियन करना होगा। सिजेरियन का नाम सुनकर भैरवी ने चिल्लाकर कहा, मेरा पेट काटना चाहती हो डायन, खुद के लिए। डायन सुनकर डॉक्टर भैरवी को देखने लगी। बेचारी मुंबई की सबसे फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी और भैरवी यहाँ पर उसे डायन चुड़ैल कह रही थी, पर वह कर ही कह सकती थी। आखिर भैरवी एक बहुत बड़े परिवार की बेटी और बहुत बड़े परिवार की बहू थी। बेचारी नस भी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उन्होंने आज तक इतनी ज्यादा अजीब पेशेंट नहीं देखी थी, पर उन्हें आज काफी ज्यादा मजा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी, साथ में तरस भी आ रहा था। आखिर में डॉक्टर ने आर्यन की तरफ देखकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा आप जैसा खुद देख रहे हैं, आपकी वाइफ बिल्कुल भी हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। हम क्या करें? अगर डिलीवरी में देरी हुई तो बच्चे और उनकी जान को खतरा हो सकता है। आप अब खुद ही कहिए कि हम क्या करें। आर्यन ने गहरी सांस ली और भैरवी के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये सब तो पागल है, पर आप हमारे बेबी के बारे में सोचो। आप अभी अपना मुंह बंद करो और ताकत लगाकर बेबी को पुश करने की कोशिश करो। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने अपना सर हिलाया और बेबी को पुश करने की कोशिश करने लगी। भैरवी को कोशिश करता देख डॉक्टर और नर्स ने राहत की सांस ली और वह भी भैरवी को पुश करने में मदद करने लगी। भैरवी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज बाहर आ रही थी। वसुधा जी और सीता जी हाथ में तुलसी की माला लिए लगातार जाप कर रही थी। कुछ ही देर बाद उन्हें बाहर जोर जोर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और भैरवी के चीखने की आवाज बंद हो गई। अचानक से सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं अंदर रूम में भैरवी ने जैसे ही बेबी को डिलीवर किया, गहरी सांस लेकर वह चुप हो गई। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और कमजोरी के कारण भैरवी बेहोश हो गए। आर्यन में एक बार भी बेबी की तरफ नहीं देखा और भैरवी के सर को सहलाने लगा। डॉक्टर ने बेबी को उठाकर अच्छे से क्लीन किया तो देखा कि यह बेबी गर्ल है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, कांग्रेचुलेशन सर, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन ने खुशी से डॉक्टर की तरफ पलटा और झटके से अपनी बेटी को गोद में लेकर प्यार से उसी के पूरे चेहरे को चूमने लगा। उसकी बेटी बिल्कुल भैरवी का दूसरा रूप थी, पर उसकी आंखें आर्यन की तरह थी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी। डॉक्टर ने आर्यन से कहा, सर आप अब बाहर जाए, हमें पेशेंट को आईवी ड्रिप लगानी। नस की बात सुनकर आर्यन ने अपना सर हिलाया, क्योंकि वह ये बात जानता था कि बाहर उसके परिवार वाले बच्चे का इंतजार ही कर रहे होंगे।
आर्यन ने मुस्कुराते हुए एक नजर भैरवी की तरफ देखा और प्यार से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, आज आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है जान, और मैं वादा करता हूँ आप और हमारी बेटी हमारे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है और हम हमेशा आप दोनों का ख्याल रखेंगे। इतना कहकर आर्यन अपनी बेटी को लेकर बाहर चला गया। बच्ची की आंखें अभी भी बंद थी, उसका रंग स्नो वाइट की तरह सफेद था, वो बिल्कुल किसी छोटी सी एंजल की तरह लग रही थी। आर्यन जैसे ही बाहर निकला दरवाजे पर ही उसे उसका परिवार दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने आर्यन के हाथ में छोटे से बच्चे को देखा, सब लोग खुशी से आर्यन की तरफ दौड़कर आ गए। सबसे पहले वसुधा जी ने आर्यन से कहा, हमें जल्दी से बताओ हम पड़पोते की दादी बनी या फिर पड़पोती की। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी हुई है। आर्यन की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए। वसुधा जी ने जैसे ही आर्यन की बेटी को अपने हाथ में लिया, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। न जाने उन्होंने ये सपना कब से देखा था कि वह अपने पोते का अंश अपने हाथों में देखेंगे, और आज उनके हाथों में उनके पोते की निशानी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बच्ची का माथा चूम लिया। इसी तरह से सभी लोगों ने धीरे धीरे बच्ची को अपने हाथ में लिया और उसे प्यार से देखने लगे। सब लोगों ने खुशी से कहा, ये तो बिल्कुल दिखने में भैरवी के ऊपर ही गई है। ये सुनकर आर्यन ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर और मेरी तरह सबने आर्यन की तरफ देखा, जो बिल्कुल बच्चे की तरह बिहेव कर रहा था। सीता जी ने मुस्कुरा कर कहा, यह आर्यन और भैरवी का मिक्सचर है, बिल्कुल दोनों की परछाई। सीता जी की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया। सभी लोग बच्ची से हंस खेलकर बातें कर रहे थे। तभी आर्यन ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर पर कॉल लगा दिया। उधर से कॉल उठाते ही अरमान की आवाज आई, बुआ और बेबी कैसी है। अरमान की बात सुनकर आर्यन ने मुंह बनाकर कहा, तुम राक्षस, तुम्हें कैसे पता चला जबकि अभी अभी मेरी बेटी हुई है। अरमान ने बेफिक्री से कहा, मुझे सब कुछ पता चल जाता है, मुझे बस बताइए कि बुआ और बेबी कैसी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें जानना है तो खुद आ जाओ। इतना कहकर आर्यन ने फोन कट कर दिया। उधर लंदन के एक बड़े से घर, जो कि राठौड़ मिशन की तरह ही बड़ा था, उसके अंदर एक कमरे में बैठे अरमान ने फोन को घूर कर देखा। अरमान को पहले ही पता चल गया था कि भैरवी को लेबर पेन शुरू हो गया है, और यह भी कि भैरवी ने अभी अभी एक बेटी को जन्म दिया है। पर वो आर्यन के मुंह से जानना चाहता था कि भैरवी की कंडीशन कैसी है। आर्यन के कॉल कट करने पर उसने खुद से डेविल स्माइल के साथ कहा, कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ अपनी बुआ और अपनी एंजल से मिलने। इतना कहकर अरमान ने किसी को फोन किया और कहा, इंडिया जाने का इंतजाम करो शाम तक। इतना कहकर अरमान ने फोन कट कर दिया। वही अरमान के बगल में बैठे आहिल और कार्तिक ने खुशी से अरमान से कहा, हम सच में इंडिया जा रहे हैं। अरमान ने बस अपना सर हिलाया। इंडिया जाने के नाम से ही कार्तिक खुशी से उछलने लगा, क्योंकि इन 2 महीनों में उसने आरजू और आरजू के साथ अपनी लड़ाई हो को काफी ज्यादा मिस किया था। वह इंडिया जाने के लिए तो कब से तैयार था, पर अरमान ही उसे जाने नहीं दे रहा था। आहिल भी काफी खुश हो गया, क्योंकि वह भी दिव्या से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। दोनों खुशी से अपना मोबाइल उठाकर अपने अपने कमरे में चले गए। उन दोनों के जाते ही अरमान ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके पीछे कुर्सी से टीका कर कहा, इस बार मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आऊंगा एंजल, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत की पर नहीं रह सकता तुमसे दूर। ये 2 महीने मेरे लिए 2 जन्म से कम नहीं थे। इतना कहकर अरमान ने अपनी आंखें झट से खोली और अपने मोबाइल में सुकून की फोटो निकालकर देखते हुए कहा, जल्दी ही आपके मिस्टर हैंडसम आ रहे हैं आपसे मिलने एंजल। इतना कहकर उसने उस फोटो को चूम लिया। वही 2 घंटे बाद भैरवी को होश आ गया था। इस वक्त भैरवी नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हो चुकी थी। उसके बगल में ही आर्यन बैठा, उसका हाथ पकड़े हुए उसे ही प्यार से देख रहा था। भैरवी ने जैसे ही आंखें खोली, उसने नजरें इधर उधर घुमाकर अपनी बेटी को देखने की कोशिश की। उसे नहीं पता था कि उसे बेटी हुई है या बेटा, पर वह देखना चाहती थी कि उसका बच्चा कहाँ है।
तभी वसुधा जी अंदर आई। उनके हाथ में भैरवी की बेटी थी। भैरवी ने धीरे से कहा, माँ, हमारा बच्चा। वसुधा जी मुस्कुराते हुए आगे आए और उन्होंने भैरवी के हाथों में उस बच्ची को रखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी। अपनी बेटी को देखकर भैरवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर उसके माथे को चूमते हुए कहा, हमारी बच्ची। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी को साइड से गले लगाकर कहा, हमारी बच्ची। भैरवी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, पर आप जीत गए आर्यन। आर्यन ने कहा कि वह आप हमारी बेटी से प्यार नहीं करती। भैरवी ने गुस्से से घूर कर आर्यन को देखा और कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। हम हमारी बेटी से हद से ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे भी ज्यादा। इतना कहकर भैरवी ने प्यार से अपनी बेटी के माथे पर फिर से चूम लिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और प्यार से कहा था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी की तरफ देखा और कहा, आपने हमारी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है? भैरवी ने आर्यन की तरफ देखा और फिर अपनी बेटी की तरफ। तब तक पूरी फैमिली भी वहां पर आ चुकी थी। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे कि वह दोनों अपनी बेटी का क्या नाम रखना चाहते हैं। सब देखना चाहते थे। भैरवी ने मुस्कुराकर उस बैग में से, जो कि आर्यन ने लाई थी, एक पेंडेंट निकाला और अपनी बेटी के गले में पहनाते हुए कहा, आज से हमारी प्रिंसेस का नाम होगा आर्या। आर्यन मल्होत्रा। नाम सुनकर सब लोग काफी खुश हो गए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए भैरवी से कहा, तो आपने पहले ही नाम सोच भी लिया और हमारी प्रिंसेस के लिए पेंडेंट भी बना लिया? इतना कहकर आर्यन मुस्कुराने लगा। फिर उसने थोड़ी कंफ्यूजन से कहा, और अगर बेटा होता तो? आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने मुस्कुराते हुए दूसरा पेंडेंट निकाला जिस पर लिखा था आर्यव। उस पेंडेंट को देखकर आर्यन ने हैरानी से कहा, मतलब आपने दोनों के लिए पेंडेंट बनाकर रखे थे कि अगर बेटा हुआ तो भी आपके पास नाम का पेंडेंट था और बेटी हुई तो भी? पर आपने दोनों के नाम हमारे नाम के ऊपर से क्यों रखे? भैरवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप हमारी जान हो, हमारी जिंदगी हो। जो कुछ भी हम हैं वह सिर्फ आपसे हैं, तो हमारे अंश का नाम भी नाम हम आपके नाम से रखना चाहते थे। भैरवी की बात सुनकर आर्यन ने खुशी से भैरवी को गले लगाया और कहा, थैंक यू वेरी मच जान। हम हमेशा आप दोनों का अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखेंगे। आर्यन की बात सुनकर भैरवी ने कहा, वह हमें पता है। सब लोग हंसते मुस्कुराते भैरवी से बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद सीता जी ने भैरवी को बेबी को फीड कराने के लिए कहा। भैरवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सीता जी ने ही उसे बेबी को फीड कराने में मदद की। उसके बाद भैरवी थोड़ी देर सो गई। बेबी का ध्यान सीता जी ही रख रही थी। शाम का वक्त लंदन के प्राइवेट एयरपोर्ट पर अरमान, आर्यन, कार्तिक तीनों प्राइवेट प्लेन में बैठे हुए थे। आर्यन, कार्तिक और आहिल ने पहले ही दिव्य और आरजू को बता दिया था कि वह दोनों आ रहे हैं, पर अरमान ने सुकून को नहीं बताया था। हालांकि उसने सुकून को फोन पर कहा था कि उसके लिए एक बड़ा सा सरप्राइज है, पर यह नहीं बताया था कि वह खुद आने वाला है। उसने प्लेन में बैठते ही सुकून की फोटो निकालकर उसे देखते हुए प्यार से कहा, मैं आ रहा हूँ एंजल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। रात का समय, कपूर मेंशन। अभी रात के 12 बजे बज रहे थे। सुकून अपने बेड पर बैठी बड़े से टेडी बेयर को पकड़कर रो रही थी, क्योंकि हर रोज अरमान उसे रात को वीडियो कॉल करके फोन पर सुलाता था, पर आज अरमान ने उसे कॉल नहीं किया। सुकून सुबकते हुए टेडी बेयर से शिकायत कर रही थी, देखा तुमने क्यूटी मिस्टर हैंडसम हमें भूल गए। उन्होंने हमें फोन भी नहीं किया, पहले छोड़कर चले गए और अब फोन भी नहीं किया। अब हमें नींद नहीं आ रही, हम क्या करें? इतना कहकर सुकून रोने लगी, क्योंकि इन 2 महीनों में उसे अरमान के वीडियो कॉल पर सुलाने की आदत पड़ गई थी और आज 2 महीनों में पहली बार ऐसा हुआ था कि सुकून को अरमान का कॉल नहीं आया था। इसकी वजह तो आप सब जानते ही हैं, पर हमारी मासूम कुमारी कहाँ जानती हैं? सुकून ने गुस्से से टेडी की तरफ देखकर कहा, अब हम इनसे बहुत गुस्सा है, हम इनसे बात ही नहीं करेंगे। इतना कहकर उसने टेडी को बेड पर रखा। टेडी सुकून के जितना ही बड़ा था या फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा ही, पर वह काफी सॉफ्ट था।
सुकून ने उसे टाइटली पकड़ लिया और बेड पर सोने की कोशिश करने लगी, पर उसकी नींद जैसे उड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की, तभी उसे ख्याल आया कि कहीं उसके मिस्टर हैंडसम ने दूसरी एंजल तो नहीं ढूंढ ली। यह ख्याल आते ही सुकून बेड पर बैठ गई। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने टेडी को बेड पर रखा और बेड से उतरकर कमरे में चक्कर लगाने लगी। उसने अपनी प्यारी प्यारी आंखों को बार बार झपकाते हुए कहा, कहीं हमारे मिस्टर हैंडसम ने किसी और एंजल को तो नहीं ढूंढ लिया। नहीं, हमें ऐसा नहीं होने दे सकते, और अगर ढूंढ ली होगी तो। इतना कहकर सुकून खुद ही परेशान होने लगी। फिर उसने गुस्से से कहा, हम उस एंजल को मार डालेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे मिस्टर हैंडसम के पास जाने की, वह सिर्फ हमारे हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह बिल्कुल भी हमारी मासूम सुकून नहीं लग रही थी। इन 2 महीनों में सुकून की पर्सनैलिटी में काफी चेंज आया था, क्योंकि अरमान ने उसे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मार्शल आर्ट्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी लगवाए थे, जिस वजह से सुकून अब काफी ज्यादा मैच्योर हो गई थी। पर घर वालों के लिए अभी भी वो मासूम सुकून ही थी, और अरमान के लिए तो उसकी सबसे प्यारी एंगल अरमान के सामने सुकून अपनी मासूमियत भर भर कर दिखाती थी, जिससे अरमान उसकी क्यूटनेस में पिघलकर उसे अपने पास बुला ले या फिर उसके लिए वापस आ जाए। इस बात को अरमान भी जानता था, पर उसके लिए यही काफी था कि उसकी एंजल हमेशा ठीक, खुश और हेल्थी रहे। सुकून कमरे में चक्कर काट रही थी। वह बार बार यही बड़बड़ा रही थी, हमारे मिस्टर हैंडसम सिर्फ हमारे हैं। अगर किसी ने उन्हें हमसे छीनने की कोशिश की तो सुकून उसे छोड़ेगी नहीं। कुछ देर बाद इसी तरह से कमरे में चक्कर काटने के बाद सुकून की आंखें नींद से अपने आप बंद होने लगी। थक हार कर वह बेड पर जाकर लेट गए। उसने उस बड़े से टेडी को गले लगा लिया और कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई। सुकून के सोने के कुछ देर बाद उसका कमरा अचानक से खुला और एक लंबी सी परछाई अंदर आए। सुकून गहरी नींद में सो रही थी। वह परछाई आकर सुकून के साइड में खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं, अरमान ही था। अपनी एंजल को पूरे 2 महीनों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर अरमान की आंखें खुशी के मारे चमक रही थी। जिस अरमान की आंखों में गोल्ड एक्सप्रेशन के अलावा दूसरा कोई नजर नहीं आता था, आज उसकी आंखों में चमक और खुशी साथ साथ नजर आ रही थी। अरमान धीरे से चलते हुए बेड पर आया। उसने देखा सुकून प्यारे से टेडी को गले लगाकर सो रही है। ये देखकर उसे उस टेडी को फाड़ने की इच्छा हुई। अरमान ने उसको सुकून के हाथों से निकाला, पर उसने धीरे से ये सब किया क्योंकि सुकून गहरी नींद में सो रही थी, और अरमान बिल्कुल भी अपनी एंजल को परेशान नहीं करना चाहता था। टेडी को सुकून से अलग करने के बाद अरमान टेडी को लेकर कमरे में रखे हुए काउच पर चला गया। उसने टेडी को वहां रखा। अरमान टेडी को इस तरह से घूर रहा था जैसे वो उसका जानी दुश्मन हो। अरमान में कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढा, तभी उसे एक कैंची नजर आई जो कि ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई थी। अरमान ने उसे उठाया और बड़ी बेरहमी से उस टेडी चिथड़े चिथड़े करने लगा। टेडी को अच्छी तरह से फाड़ने के बाद अरमान में एक नज़र उस चिथड़ों की तरफ देखा और सेटिस्फैक्शन के साथ मुस्कुराया। उसने अजीब तरह से अपना सर घुमाकर कहा, जो भी उसके पास मेरे अलावा जाने की कोशिश करेगा उसकी हालत इससे भी ज्यादा बुरी हो। इतना कहकर अरमान ने वह कैंची साइड में फेंक दी और अपने लंबे लंबे कदम सुकून के बेड की तरफ बढ़ाने लगा। अरमान, जो टेडी को फाड़ते वक्त किसी शैतान की तरह लग रहा था, अब वो बिल्कुल अपनी एंजल का प्रिंस बन चुका था। अरमान सीधा आकर सुकून के बगल में लेट गया। अरमान को खुद के पास महसूस करते ही सुकून के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। भले ही वह अभी नींद में थी, पर वह अपने मिस्टर हैंडसम के एहसास को पहचानती थी। उसने नींद में ही मिस्टर हैंडसम कहा और अरमान के ऊपर चढ़कर पूरी तरह से लेट गई। अरमान में भी सुकून को अच्छी तरह से अपने पेट के ऊपर लिटाया। सुकून पेट के बल अरमान के पेट के ऊपर लेती थी।
उसके दोनों पैर और दोनों हाथ अरमान के पूरी बॉडी पर है। अरमान उसके सर को सहला रहा था। अरमान ने उसके माथे पर किस किया और कहा, मिस यू एंजल, बहुत कोशिश की आपसे दूर रहने की, पर अब और नहीं आपसे दूर रहना, मतलब अपनी सांसों से दूर रहना जरूरी हो तुम मेरी सांसों की तरह, उससे भी ज्यादा। इतना कहकर अरमान में सुकून को टाइटली गले लगा लिया और सुकून की नींद सो गया। इन 2 महीनों में अरमान एक भी रात ठीक से नहीं सोया था, क्योंकि उसे उसकी एंजल के बिना नींद भी नहीं आती थी। हालांकि राठौड़ मैंशन में वह अकेला ही सोता था, पर ज्यादातर वक्त सुकून उसके साथ ही होती थी, और अगर नहीं भी होती थी तो उसके पास सुकून की यादें होती थी, क्योंकि वह दिन भर सुकून के साथ अपना टाइम स्पेंड करता था, तो रात को उसे ठीक से नींद आ जाती थी। पर इन 2 महीनों में अरमान से नींद की गोलियां लेकर सो रहा था। राठौड़ मैंशन। आरजू आराम से बेड पर पसर कर सो रही थी। कार्तिक ने उसे बताया था कि वह आने वाला है, पर कार्तिक ने यह नहीं बताया था कि वह कब आने वाला है। इसी खुशी में कार्तिक आने वाला है। आरजू काफी ज्यादा दिन में मस्ती कर रही थी, इसलिए वह जल्दी ही थक कर सो गई। इस वक्त आरजू बेफिक्री से सो रही थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और चोरों की तरह दबे पैर कार्तिक अंदर आया। कार्तिक जैसे ही अंदर आया, उसकी नजर बेड पर चैन से सो रही आरजू पर गई। आरजू को देखकर कार्तिक होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आज पूरे 2 महीने बाद उसने इस आफत की पुड़िया को देखा था। कार्तिक ने अपने बालों में हाथ फेराकर कहा, हाय मेरी बॉक्सर, तुम्हारे बिना तो दिल ही नहीं लगता था। इतना कहकर उसने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दी है। आरजू पूरे बेड पर पसर कर सो रही थी। बेड किंग साइज था, पर आरजू टेढ़ी मेढ़ी सो रही थी। उसका पैर एक तरफ, हाथ दूसरी तरफ और सर तीसरी तरफ। वह अजीब तरह से सो रही थी। कार्तिक ने अपना सर हिलाया और उसे ठीक से लिटा दिया। वही आरजू ने नींद में ही कर एक तमाचा कार्तिक के गाल पर मार दिया। कार्तिक जो आरजू को सही ढंग से हटाने की कोशिश कर रहा था, अचानक से तमाशा पड़ने की वजह से अपने गाल पर हाथ रखकर मुंह खोलकर देख रहा था। कार्तिक ने हैरानी से कहा, इसे मुझे नींद में भी मारने से चैन नहीं है। एक मैं हूँ जो इतनी खुशी खुशी से मिलने लंदन से यहाँ आ गया, और यहाँ आते ही मुझे क्या मिला, मैडम की हाथ की थप्पड़। इतना कहकर बेचारा कार्तिक मुंह बनाने लगा। उसमें इतना ही कहा था कि एक जोरदार लात कर उसके कमर पर लगी। कार्तिक अभी भी बेड पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, इसलिए लात पड़ते ही बेचारा बेड से नीचे गिर पड़ा। बेड से नीचे गिरते ही कार्तिक ने अपनी कमर पर हाथ रखकर चिल्लाया, मां मर गया, तोड़ दी डायन ने मेरी कमर। इतना कहकर बेचारा बड़ी मुश्किल से अपनी कमर को सहलाता हुआ उठा। उसने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, हे भगवान, इस डायन को ही मेरे पल्ले बांधना था। अब क्या करूं, इसके बिना चैन नहीं आता। अब तो जिंदगी भर कमर तुड़वानी और हाथ पैर तोड़ वाले हैं। इतना कहकर कार्तिक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। आसमान तो वहां से दिखता नहीं था। बेचारे ने छत की तरफ देखा और कहा, भगवान, मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों। आज मैं इस बॉक्स के साथ सोने वाला हूँ, बस रात में यह मेरी कमर फिर से ना तोड़ दे, वरना हो सकता है जिंदगी भर बेड पर रहना पड़े। इतना कहकर कार्तिक ने गहरी सांस ली और आकर आरजू के बगल में लेट गया। पर बेचारे की किस्मत खराब थी। जैसे ही वह आरजू के बगल में लेटा, आरजू ने एक मुक्का उसके चेहरे पर जड़ दिया और नींद में ही चिल्लाने लगी, आरजू राठौड़ बेस्ट है, आरजू राठौड़ बेस्ट है। कार्तिक जो अभी अभी भगवान से दुआ मांगकर आरजू के बगल में सोया था, मुक्का इतनी जोर से पड़ने के कारण बेचारे का चेहरा लाल हो गया। आरजू भले ही कमजोर थी, पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के कारण उसके मुक्के काफी जोर से पड़ते थे। कार्तिक में दर्द से अपने चेहरे को पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, मैंने तुमसे खुद को बचाने को कहा था और ज्यादा तुड़वाने को नहीं। इस डायन ने मेरा चेहरा तोड़ दिया, मैं अब हैंडसम नहीं रहूंगा। इतना कहकर बेचारा कार्तिक उदास सा चेहरा बनाकर फिर से छत की तरफ देखने लगा। इस बार शायद भगवान ने उसकी सुन ली। आरजू चुपचाप खुद में सिमट कर सो गई। आरजू को इस तरह से सिमट कर सोता देख कार्तिक ने कहा, भगवान, बस इस बार मेरी बात मान लो, दोबारा से मैं इस डायन की साथ सोने से पहले हेलमेट पहनकर सो जाया करूंगा।
जिससे कि मेरी जिंदा बचने की तो उम्मीद रहे। इतना कहकर कार्तिक ने आरजू को कस के पकड़ लिया, अपने दोनों पैरों से उसके पैरों को दबा दिया था कि वह नींद में उसे पैरों से ना मारे, और कस के गले लगाकर उसके माथे पर किस करके कहा, मेरी डायन तू जैसी भी है बस मेरी है, तेरे बिना जीने के बारे में सोचना भी मुश्किल है क्योंकि तू मेरी सांसों की तरह जरूरी है। इतना कहकर कार्तिक ने आरजू को गले लगा लिया और सो गया। आज उसे भी इतने दिनों बाद सुकून की नींद आ रही थी। वही बेचारा आहिल, पहले जब अरमान ने कपूर मेंशन और कार्तिक ने राठौड़ मेंशन जाने की बात की तब बेचारे आहिल को समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्या उसे भी जोशी मेंशन चले जाना चाहिए। हालांकि सबको ये बात पता थी कि आहिल फ्यूचर में दिव्या की शादी उसके अलावा किसी और के साथ नहीं होने देने वाला था, और जोशी फैमिली ने भी उसे अपना दामाद तो एक्सेप्ट कर ही लिया था। आखिर कौन इतने हैंडसम इंटेलिजेंट दामाद को छोड़ सकता था, पर आखिर में उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने भी मन बना लिया कि वह भी जोशी फैमिली के घर पर ही जाएगा। आखिर वह इन दोनों से कम कैसे रह सकता है, इसलिए बड़ी हिम्मत करके वो ड्राइवर के साथ जोशी फैमिली के घर के बाहर इस वक्त खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। एक तो चोरों की तरह जाना उसे सही नहीं लग रहा था, और दूसरी बात इतने दिनों बाद अपनी कपकेक को देखने की उसे काफी जल्दी थी। पर अगर वह मेन गेट से अंदर जाता तो सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने तो देता, पर अंदर इन्फॉर्म करता, और इतनी रात को दिव्या के मम्मी पापा को परेशान करना आहिल को सही नहीं लग रहा था। आखिर में आहिल ने गहरी सांस ली है, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने फोन निकालकर एक नंबर डायल किया जोशी फैमिली के एक रूम में, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था। चारों तरफ सुपर हीरोज के पोस्टर लगे हुए थे। ये कमरा बिल्कुल किसी यंग लड़के की तरह सजाया हुआ था। वहां पर आदित्य पेट के बाल बिना शार्ट के सो रहा था। इस वक्त वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आदित्य भी अभी 15 साल का हो चुका था और हैंडसम भी, पर हरकतें अभी भी वैसी की वैसी ही थी। वह जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहा था। तभी अचानक से उसका फोन जोर जोर से बजने लगा, पर आदित्य टस से मस नहीं हुआ। काफी देर तक उसका फोन बजता रहा, पर आदित्य महाशय की मजाल है जो उठकर एक बार देख ले। वह अभी भी राक्षसों की तरह खराटे मारकर सो रहा था। वही आहिल जो आदित्य को कॉल कर रहा था, उसमें इरिटेट होते हुए कहा, यह नमूना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है। इतना कहकर उसने एक जोरदार लात अपने कार के टायर पर मारी। उसने खुद को शांत किया और फिर से आदित्य को कॉल लगाई। बार बार फोन रिंग करने की वजह से आदित्य नींद में ही बड़बड़ आने लगा, कौन है, दिमाग खराब करके रखा, इतनी रात को कौन फोन करता है, मेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। इतना कहकर उसने अपने सर पर तकिया रख दिया, पर जब फोन रिंग होना बंद नहीं हुआ तो उसने इरिटेट होकर फोन उठाया। फोन उठाते ही आदित्य ने चिल्लाना शुरू कर दिया, कौन है बे, सोने क्यों नहीं देते हो रात को, क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो, देखो अगर तुम कोई ऐसी वैसी बात करना चाहती हो तो सुन लो, मैं अखंड सिंगल हूँ और मैं अपने दोस्तों को अंश और वंश को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए बाय बाय, गुड नाइट। इतना कहकर आदित्य फोन कट करने ही वाला था कि उधर से उसे किसी के गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, चुपचाप मेरी बात सुनो। वही आहिल की आवाज फोन पर सुनकर आदित्य, जो अभी तक राक्षसों की तरह सो रहा था, अचानक से उठकर बैठ गया। उसने हट बढ़ाते हुए कहा, अरे होने वाले जीजाजी उधर। अहिल न गुस्से से कहा, मर गए थे या सो रहे थे, इतनी देर लगती है फोन उठाने में, अब बिना किसी देरी के चुपचाप नीचे आओ और गार्ड से कहकर दरवाजा खुलवा। इतना कहकर आहिल ने फोन कट कर दिया। बेचारा आदित्य पागलों की तरह अपने रूम में इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वक्त उसके घर के बाहर क्या कर रहा है। क्या आहिल लंदन में नहीं था? आदित्य ने खुद को शांत किया और बेचारा लड़खड़ाते हुए नींद में चलते हुए जैसे तैसे नीचे आए। उसने गार्ड से दरवाजा खोलने को कहा। वहीं दरवाजे के ठीक बाहर आहिल पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डालकर खड़ा गुस्से से दरवाजे को घूर रहा था, जैसे अगर कोई दरवाजा नहीं खुलता तो आहिल दरवाजे को तोड़ देता। आहिल को देखते ही बेचारे आदित्य की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि आहिल उसे खा जाने वाली नजरों से दूर रहा था। आहिल अंदर आया
आया उसने अपना एक हाथ पैंट की पॉकेट से निकालकर एक पंच आदित्य के मुंह पर मारा। आदित्य बेचारा दर्द के मारे अपने मुंह पर हाथ रखकर आहिल की तरफ देखकर बच्चों की तरह कहने लगा, क्या हुआ, क्यों मारा मुझे। आहिल ने गुस्से से आदित्य को घूर कर कहा, तुम्हारी वजह से मेरे यहाँ पर 15 मिनट वेस्ट हो गए। इतना कहकर बिना आदित्य की बात सुने आहिल सीधा दिव्या के कमरे की तरफ चला गया। वहीं आहिल के जाने के बाद आदित्य बेचारा पागलों की तरह इधर उधर देखकर कहने लगा, मैंने क्या किया यार, रात को सोऊंगा नहीं तो क्या उल्लू की तरह जागूंगा। इतना कहकर उसने गुस्से से अपने पैर पटके और कहा, ये जल्लाद जीजा मुझे ही मिलना। इतना कहकर वह फिर से नींद में चलते हुए अपने कमरे में जाकर बेड पर सो गया। वही आहिर जैसे ही दिव्या के कमरे में पहुंचा, दिव्या छोटी सी गुड़िया की तरह बेड पर सो रही थी। इस वक्त उसने नाइट सूट पहना हुआ था जिस पर कार्टून बने हुए थे। आहिर धीरे कदम लेते हुए दिव्या के पास आया, वह दिव्या के सिरहाने बैठ गया और उसके सर को सहलाने लगा। आज 2 महीनों बाद वह इसे देख रहा था। उसने धीरे से दिव्या के माथे पर किस करते हुए कहा, आई रियली मिस यू कपकेक, आई कांट लीव विदाउट यू। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वह दिव्या के बगल में लेट गया। कैसी लगी आपको इन तीनों की अपनी अपनी वाली के साथ मुलाकात? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।